नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋत शुक्ला। अभी तक हमने आपसे बात करी है कि आईवीएफ क्या है, प्रावी आईवीएफ के बारे में, मेरे बारे में, हमारे मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर मोनिका सचदेव मैडम के बारे में, और ओवरऑल आईवीएफ के बारे में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनमें जो खराबियां या गड़बड़ी आती है जिस वजह से आईवीएफ की जरूरत पड़ती है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, उनमें जो प्रॉब्लम्स या कठिनाइयाँ आती हैं किसी दंपति को कंसीव करने में, उसके बारे में बात। आज मैं आपसे बात करूंगा आईवीएफ के पहले क्या करना चाहिए, मतलब एक ओवरऑल आपको व्यू दूंगा आईवीएफ का। तो आईवीएफ में जनरली आप ये मान के चलो कि हम ऐसे इंजेक्शंस लगाते हैं पेशेंट को, फीमेल को, जिनसे उनके एग जिनसे उनके फॉलिकल्स जो उतने मैच्योर नहीं होने चाहिए वो भी मैच्योर हो जाए। जो भी हमको अल्ट्रासाउंड करने पे दिख रहा है जब उनको मेंसेस आ रहा है डेट, तो इसमें जनरली कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, शॉर्ट प्रोटोकॉल, लॉन्ग प्रोटोकॉल, अब इस डुअल प्रोटोकॉल। तो इसमें क्या कि डिपेंड करता है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल अभी ले लेते हैं शॉर्ट प्रोटोकॉल। तो शॉर्ट प्रोटोकॉल में जनरली डे 2 या डे 3 से इंजेक्शन लगना चालू होते हैं। डे 3 को लगा, डे 4 को लगा, डे 5 को लगा, डे 6 को लगा, डे 7 को लगा, डे 8 को लगा। इस प्रकार से डे 11 या 12 तक, जब तक कि इन सारे फॉलिकल्स में, सपोज आपने डे 2 में अल्ट्रासाउंड किया, राइट हैंड साइड पे 4 फॉलिकल्स, लेफ्ट हैंड साइड पे 5 फॉलिकल्स, आपको इतने फॉलिकल ओवरी में दिख रहे हैं, तो आप उसी दिन एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हमको 5 और 4 9 फॉलिकल्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, 9 एग्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। आपने उसको इंजेक्शंस लगाना चालू किया। अब आपने उसको डे 2 पे लगाया, डे 3 पे लगाया, डे 4 पे लगाया, फिर उसका E2 और LH ये ऑब्जर्व कर लिया कि उन इंजेक्शन से कितना फर्क पड़ रहा है इन दोनों चीज़ों में। जब FSH के इंजेक्शन, उसको फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर ज़्यादातर हम लोग के सेंटर में रिकॉम्बिनेंट इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ लोग मिक्स हाईली प्यूरिफाइड भी लगाते हैं, जो कि रिकॉम्बिनेंट से एक लोअर कैटेगरी है, बट प्रेफर करना चाहिए जब भी लाइफ साइकिल शुरू करें हम लोग रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी वाले इंजेक्शन से शुरू करें। तो वो FSH इंजेक्शन जब 3-4 दिन लग गया, फिर हम उसको इवेलुएट करते हैं स्कैन द्वारा और कुछ ब्लड के टेस्ट द्वारा, कि ताकि कितना हम लोग का इंजेक्शन कंजम्पशन हो सकता है आगे के 7-8 दिनों के लिए। फिर से 3-4 दिन के इंजेक्शन दिए गए, फिर हमने इवेलुएट कर लिया। इस बीच में हमने कुछ एक्स को, ताकि वो रप्चर ना हो जाए, एंटागोनिस्ट भी जोड़ दिया। इसीलिए इस छोटे शॉर्ट प्रोटोकॉल को एंटागोनिस्ट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। अब ऑन डे ऑफ जब हमने देखा कि इन 5 और 4 जो लेफ्ट हैंड साइड पे 5 थे, राइट हैंड पे 4 फॉलिकल्स थे, जब उनमें से किसी लीड फॉलिकल का साइज 18-19 मिलीमीटर के पास आने वाला होता है, इट मीन्स इट इज गोइंग टू रप्चर। तो जब वो ऐसा रप्चर होता है तो एक रात में ट्रिगर का इंजेक्शन दे करके उसके ठीक 36 घंटे बाद, 35 घंटे बाद हम ऑपरेशन के लिए उसको तैयार करते हैं। ऑपरेशन मतलब OPU, ओवम पिकअप, या इसको OCR भी बोलते हैं, oocyte रिट्रीवल ऑपरेशन। तो IVF में सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, डे 2 से शॉर्ट प्रोटोकॉल में इंजेक्शन लगना, या लॉन्ग प्रोटोकॉल में डे 20 से लगा देते हैं। ये इंजेक्शंस बिल्कुल जिस प्रकार से पूजा पाठ करते हैं या एकदम स्ट्रिक्टली 10-12 दिन इसको कंटिन्यूअस लगना जरूरी है। फिर लास्ट दिन इंजेक्शन के हम लोग रात में ट्रिगर देते हैं, ताकि हम उसके ठीक 35 घंटे बाद पेशेंट का ऑपरेशन OPU, OCR, oocyte रिट्रीवल के द्वारा उसके अंडे, जिसमें उसको शॉर्ट एनेस्थीसिया दिया जाता है और यहाँ से या उसको बेहोश करके वेंट्रॉन लगा के एनेस्थेटिस उसको बेहोश करते हैं। एनेस्थेटिस के बेहोश करने के बाद जब पेशेंट की लिथोटॉक पोजीशन में डॉक्टर साहब IVF कंसल्टेंट उनके एग जो 5 और 4 फॉलिकल्स दिख रहे थे, उनके फ्लूइड को एस्पिरेट करते हैं। वो फ्लूइड एस्पिरेट होकर के एक स्पेशल निडल द्वारा आता है, सक्शन पंप निडल इनकी जरूरत पड़ती है, आता है वो ट्यूब में, और वो ट्यूब पहुंच जाती है हमारे पास, यानी एम्ब्रियोलॉजिस्ट के पास। हम उन ट्यूब्स में से कितने एग्स हैं वो अलग करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। तो पहला था OPU, दूसरा आ रहा है फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करी हमने, उसमें से एग बाहर निकाल लिया। अब
एग के चारों तरफ कुछ क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स लगा होता है, तो केवल आपको एग नहीं दिखेगा, काफी मटमैली सी रचना उसके चारों तरफ लगी होती है जो कि कॉर्टेक्स का पार्ट होता है। तो इस तरह से एग जब हम इकट्ठा कर देते हैं तो जनरली जो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं तो उनके अकॉर्डिंगली हम इसको 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे के लिए हम इसको मीडिया में रख करके इंक्यूबेट कर देते हैं। और तो दूसरा प्रोसेस हो गया इंक्यूबेट, ठीक है। तीसरा प्रोसेस, पहला ओपीयू, दूसरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, तीसरा इंक्यूबेट। अब चौथा स्पर्म प्रिपरेशन का। इस बीच में हम हस्बैंड के स्पर्म को ले लेते हैं और उसको प्रिपेयर करने का काम चालू कर देते हैं। उसमें एक 40-45 मिनट लगते हैं और उसके 15-20 मिनट बाद हमारे लिए ये तैयार होने की कगार में आ जाता है कि हाँ अब स्पर्म रेडी है, अब हम लोग उसको लेकर के आगे ICSI IVF कुछ भी प्रयास कर सकते हैं। अब तो पहला OCR OPU, दूसरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और तीसरा प्रोसेस में बताया इंक्यूबेशन, चौथा स्पर्म, ठीक। अब पांचवा जो प्रोसेस है IVF में वो आता है डिन्यूडेशन। अगर हमको ICSI के लिए प्लान करना है तो हमको डिन्यूड करना पड़ेगा सारे के सारे oocytes जिनको हमने कल्चर के लिए रखा है। सारे के सारे oocytes हम उसको डिन्यूड करेंगे। जब उनका क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स पूरी तरह से हट जाएगा, क्यूमुलस कॉम्प्लेक्स हटने के बाद हमारा अगला छठा प्रोसेस आएगा जिसको बोलते हैं ICSI। ICSI का मतलब हो गया इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। उसमें हम हस्बैंड का एक स्पर्म ले लेकर जो यहाँ डिन्यूडेड oocyte हमको मिल गया है, एक oocyte में इंजेक्ट करके हम उसको फर्टिलाइज कराएंगे। जब ये इंजेक्शन उसको दे देते हैं तब उसके बाद में सो कॉल्ड फर्टिलाइज oocyte ये आ जाता है क्लीवेज मीडिया में। तो ये हो गया 7वां प्रोसेस, राइट। पहला क्या था OPU, दूसरा क्या था फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, तीसरा इंक्यूबेशन ऑफ एग, चौथा स्पर्म प्रोडक्शन, पांचवा डिनोडेशन, छठा ICSI, सातवां क्लीवेज कल्चर मीडिया में इंक्यूबेशन। 3 दिन बाद हम इसको चेक कर सकते हैं। अगर डे 3 के अच्छे एम्ब्रियो बने हैं तो 5 दिन तक जा सकते हैं। तो 8वां क्या हो गया, ब्लास्टोसिस्ट कल्चर हो गया। जब 5 दिन तक चले जाते हैं और हमने ये सेल्फ का केस किया है तो जो भी ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे उसको हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने के बाद आखिरी प्रोसेस 10वां प्रोसेस, जब भी 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद हमको ट्रांसफर करना होता है तो हम उसको वापस थॉ करके ट्रांसफर करते हैं। तो ये 10 स्टेप्स हैं पूरे IVF में जो आपको जानने। पहला OPU या OCR जिसको मैंने बोला, जिसमें ऑपरेशन द्वारा हम अंडे निकालते हैं। दूसरा स्टेप क्या हुआ कि जो ये अंडे निकल के आए, जो ये फॉलिकुलर फ्लूइड निकल के आया, जिसकी हमने फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करी। फिर इनको इंक्यूबेट किया, एग को इंक्यूबेटर में 1.5 से 2 घंटे के लिए। फिर स्पर्म को प्रिपेयर किया और स्पर्म को प्रिपेयर करने के बाद फिर हमने ICSI के लिए एग को डिन्यूड किया, डिन्यूडेशन। फिर हमने ICSI करी। फिर हमने ICSI करने के बाद उसको क्लीवेज कल्चर मीडिया में ग्रो कराया। और 8वां प्रोसेस ब्लास्टोसिस्ट के लिए गए, डे 5 कल्चर तक गए। और अगर सेल्फ एग लिए हैं तो हम उसको फ्रीज करेंगे, नवा फ्रीजिंग का प्रोसेस हो गया। और लास्ट उसको फिर जब भी हमें ट्रांसफ़र करना है तो थॉइंग के प्रोसेस से थॉ करके उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर देते हैं। ये 10 प्रोसेस होते हैं। 10 प्रोसेस को कंप्लीट IVF साइकिल हमें कह सकते हैं। अच्छा, प्री IVF। अब हम बात करेंगे पोस्ट IVF हमको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी। कई सारे पेशेंट की ये कंप्लेन होती है, हालांकि हम उनको ये चीज़ लिख कर भी देते हैं जब हम IVF के लिए काउंसलिंग करते हैं कि जो भी खर्चा आपका बताया जा रहा है दैट इज अप टू एम्ब्रियो ट्रांसफर। जब भी हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे उसके बाद अगर डे 3 ट्रांसफर किया है तो करीब 2 हफ्ते तक, और अगर डे 5 ट्रांसफर किया है तो 10-11 दिन तक कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शंस चलते हैं, जिनका खर्चा अगर डे 5 ट्रांसफर किया है तो 11-12 हज़ार रुपये के आसपास आता है 10 दिन का खर्चा। तो उसके बाद जब ये 10 दिन के पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर 10 दिन के इंजेक्शन लग जाते हैं, उसके बाद उनका बीटा HCG का पहला टेस्ट होता है। ये बीटा HCG का टेस्ट अगर 100+ आ जाता है तो हम मानते हैं कि जो प्रयास हमने किया वो सफल हो गया। मतलब हम लोग को एक
बायोकेमिकल प्रेगनेंसी आई है कि नहीं आई है, ये बायोकेमिकली बीटा एसीजी नामक टेस्ट से पता लग जाता है। हम इसको 48 आवर्स में रिपीट करते हैं। अगर बीटा एसीजी 66% से राइज हो रहा है तो इसका मतलब ये अच्छी प्रेगनेंसी है। और ग्रेजुअली उसके अगले हफ्ते बाद, एक हफ्ते बाद यूरिन टेस्ट में आ सकता है, उसके एक हफ्ते बाद जब भी अल्ट्रासाउंड कराएंगे उसमें अल्ट्रासाउंड में क्लियर हो जाता है कि इस प्रकार की प्रेगनेंसी है। इस प्रकार से प्रेगनेंसी आगे 9 महीने तक चलती है। अगर बीटा एसीजी कम आता है तो हमको समझ जाना चाहिए कि हमारा प्रेगनेंसी अच्छी तरह से ग्रो नहीं करेगा, फेल हो रहा है, और हमको सारी दवाइयाँ बंद करके विड्रॉल का वेट करना चाहिए, मेंसेस का वेट करना चाहिए। और अगर हमने कुछ फ्रीज एम्ब्रियो रखे हैं तो हमको कुछ महीने वेट करके, 1-2-3 महीने वेट करके फ्रोजन एम्ब्रियो साइकिल दोबारा ट्राई करने के लिए प्रयास करना चाहिए। मेरे ख्याल से ठीक है, काफ़ी कुछ आपको मैंने आइडिया दिया है। अभी अगले वीडियो में ना मैं आपको बताऊंगा कि जब एम्ब्रियो ट्रांसफर कर देते हैं तो उसके बाद ये 10-11 दिन या 2 हफ्ते तक हमको करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोगों का सवाल है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जो पोस्ट एम्ब्रियो ट्रांसफर पेशेंट को एडमिट भी हो जाता है। चलो हम इस बारे में अगले वीडियो में बात करें। अभी हमने बात करी प्री आईवीएफ, आईवीएफ और पोस्ट आईवीएफ। तो प्री आईवीएफ डे 2 से हमने स्टिमुलेशन स्टार्ट किया, डे 12 या 13 तक गए या 11 तक गए, डिपेंडिंग अपॉन द फॉलिकुलर का साइज हम लोगों ने ट्रिगर दिया। फिर हमने आईवीएफ में आ गए। आईवीएफ में 10 स्टेप याद रखना, 10 स्टेप। क्या? पहला ओपीयू या ओसीआर किया, दूसरा फॉलिकुलर मॉनिटरिंग किया, तीसरा इंक्यूबेट किया हमने इनएफ को, चौथा स्पर्म प्रिपेयर कर दिया, पांचवा डिन्यूट्रेशन किया, उस साइड्स को साफ किया, छठा इक्सी, सातवां क्लीवेज मीडिया में इसको कल्चर कराया, आठवां ब्लास्टोसिस्ट मीडिया तक गए, नौवां अगर सेल्फ है तो फ्रीज कर दिया, 10वां 1-2 महीने बाद था करके ट्रांसफर। पोस्ट ट्रांसफर अगर डे 5 ट्रांसफर ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफर किया है तो 10-11 दिन की मेडिसिन, अगर डे 3 ट्रांसफर किया है तो 14 दिन की मेडिसिन। क्लियर दोस्तों? कुछ पूछना है अभी फिर भी कुछ भी डाउट रह गया हो 8417084446 पर मुझसे बात करो। थैंक यू सो मच।